Hello everyone. Today we are going to do part second of our chapter Where, When and How. Sources of history for the medieval period. Many good sources are available to reconstruct the history of the medieval period. The sources can be divided into three main groups: archaeological, epigraphic and numismatics, and literary. अब वो कौन कौन से सोर्सेस हैं जिनसे हमको मिडिवल पीरियड के बारे में पता चलता है। तो ऐसे बहुत सारे सोर्सेस हैं जिनसे हमको मिडिवल पीरियड के बारे में पता चलता है। तो हिस्टोरियंस ने ऐसे सोर्सेस को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है आर्कियोलॉजिकल, दैट इज़ जितने भी कंस्ट्रक्शन है, दैट इज़ जितनी भी बिल्डिंग्स पुरानी बनी हुई है, फिर चाहे वो टेम्पल्स हैं, वो मॉस्क हैं, फोर्ट्स हैं, पैलेसेस हैं, ऐसी जितनी भी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं वो सब हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हैं। इन सब से हमको हमारे मिडिवल पीरियड के बारे में पता चलता है। सेकंड कैटेगरी होती है एपिग्राफिक एंड न्यूमिस्मेटिक्स। तो एपिग्राफिक का मतलब होता है कि जो भी इंस्क्रिप्शंस हैं, जैसे कि टेम्पल की वॉल्स पे कुछ लिखा हुआ है, फोर्ट के वॉल्स पे कुछ लिखा हुआ है, या कुछ बोर्ड्स ऐसे लगे हुए हैं जिन पे कुछ इंस्क्राइब किया हुआ है, तो उन सब से हमको मिडिवल पीरियड के बारे में पता चलता है। वो होते हैं हमारे एपिग्राफिक सोर्सेस। दूसरा होता है न्यूमिस्मेटिक। न्यूमिस्मेटिक मतलब उस टाइम पीरियड के कॉइन्स, उस टाइम पर कैसे कॉइन्स चलते थे, कौन से मेटल के कॉइन्स थे, कौन कौन से राजा थे जिन्होंने अलग अलग तरह के कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए थे, उस सब की स्टडी से हमको मिडिवल पीरियड के बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है। देन थर्ड कैटेगरी है लिटरेरी। लिटरेरी सोर्सेस मतलब कि जो भी रिटर्न रिकॉर्ड्स हैं, जो भी उस टाइम पर बुक्स लिखी गई, क्रोनोलॉजीज होंगी, या पेपर में कुछ पब्लिश हुआ, इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती है। पेपर आई डोंट मीन न्यूज़पेपर, बट कुछ भी पेपर पे जो भी लिखा गया, किंग्स के ऑर्डर्स रहे, जो भी चीज़ें रही, उन सब से हमको पता चलता है मिडिवल पीरियड की हिस्ट्री के बारे में। Archaeological sources. The objects excavated are few, but protected monuments are many that provide sufficient knowledge regarding this period. These include temples like Brihadeshwar, Kandariya Mahadev Temple, Lingaraj Temple, Sun Temple at Konark, etc. Mosques like Quwwatul Islam and Jama Masjid, forts like the Red Fort, the Agra Fort, and the Chittor Fort, the tombs like the Humayun's tomb, the Akbar's tomb at Sikandra and the Taj Mahal, the palaces like those at Jodhpur, Jaisalmer, and the minars like Qutub Minar in Delhi. तो अब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की अगर हम बात करें तो एक्सकेवेशन में तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है मिडिवल पीरियड का, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं जिनसे हमको काफ़ी नॉलेज मिलता है मिडिवल पीरियड के बारे में। अब इन मॉन्यूमेंट्स में क्या क्या है, तो इन मॉन्यूमेंट्स में टेम्पल्स हैं, मॉस्क है, फोर्ट है, टॉम है, पैलेस है, मीनार्स है। तो अगर टेम्पल्स की बात करें तो कौन कौन से ऐसे टेम्पल्स हैं, तो ऐसे टेम्पल्स तो बहुत सारे हैं, बट टू कोट अ फ्यू, देयर इज बृहदेश्वर टेम्पल, कंडारिया महादेव टेम्पल, लिंगराज टेम्पल, कोणार्क का सन टेम्पल। अगर मॉस्क की बात करें तो कुव्वतुल इस्लाम, जामा मस्जिद। अगर फोर्ट्स की बात करें तो रेड फोर्ट है, आगरा फोर्ट है, चित्तौड़ का फोर्ट है। अगर टॉम्स की बात करें, टॉम मतलब मकबरा, तो हुमायूं का टॉम है, अकबर का टॉम है सिकंदरा में, या ताजमहल है वो भी टॉम है। फिर पैलेसेस की बात करें तो जोधपुर का पैलेस, जैसलमेर का पैलेस। अगर मीनार्स की बात करें तो कुतुब मीनार है दिल्ली में। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के, उन मॉन्यूमेंट्स के जिनसे हमें मिडिवल पीरियड के बारे में पता चलता है। एपिग्राफिक एंड न्यूमिस्मेटिक एविडेंसेस. Epigraphic sources pertain to inscriptions which were carved on stones and copper plates. The inscriptions are found on most monuments like temples, forts, palaces, etc. They provide valuable information about rulers, their policies, conquests, trade, a specific time when a particular event occurred, prosperity of the kingdom, and much more. The inscriptions are more valuable than literary sources because they cannot be tampered with. अब अगर हम एपिग्राफिक सोर्सेज की बात करें, जो सेकंड कैटेगरी है हमारी एपिग्राफिक और न्यूमिस्मेटिक एविडेंसेस, तो उसमें हम पहले देखते हैं एपिग्राफिक सोर्सेज।
तो एपिग्राफिक सोर्सेज जो हैं वो ऐसे इंस्क्रिप्शंस होते हैं जिनको स्टोन पे कार्व किया जाता है, इंस्क्राइब किया जाता है, या फिर कॉपर प्लेट्स पे कार्व किया जाता है। तो ये इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स में मिलते हैं, टेम्पल्स में, फोर्ट्स में, पैलेसेस में, सब जगह पर ये इंस्क्रिप्शंस इस तरह के हमें मिले हैं। अब इनसे हमको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, उस टाइम पे रूल्स कैसे थे, रूलर्स कैसे थे, उनकी पॉलिसीज़ क्या थी, उन्होंने क्या क्या राज्य जीते, उन वहाँ पर ट्रेड कैसा होता था, किस टाइम पर कोई पर्टिकुलर इवेंट हुआ था, कोई किंगडम जो था वो कितना प्रॉस्पर था, कितना पुअर था, और इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन, वहाँ का कल्चर कैसा था, लोग कैसे थे, रहन सहन कैसा था, इस तरह की सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमको इस तरह के इंस्क्रिप्शन से मिलती है। और ये इंस्क्रिप्शंस जो होते हैं वो लिटरेरी सोर्सेज से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं, क्योंकि लिटरेरी सोर्सेज जो होते हैं वो पेपर पे लिखा हुआ होता है। तो पेपर पे लिखा हुए को कोई चेंज कर सकता है या उसको उसमें कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं, लेकिन जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं जो कॉपर प्लेट पे या अगर स्टोन पे कार्विंग की गई है तो उस कार्विंग्स को चेंज करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो ये सोर्सेज जो हैं ये ज़्यादा रिलायबल और ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं। Numismatics is the study of coins. The rulers of this period issued both gold and silver coins. They are found all over India. They throw light on important political events, the economic prosperity of the kingdom, and the period they belong to. Some of the manuscripts of this period were decorated with miniature paintings. These paintings were in the form of illustration. They throw light on the development of the art of painting during the medieval period. अब न्यूमिस्मेटिक्स जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, इट इज़ स्टडी ऑफ कॉइन्स, कि उस टाइम के कॉइन्स कैसे होते थे। तो जो मिडिवल पीरियड के रूलर्स थे उन्होंने दो तरह के कॉइन्स इशू किए थे, गोल्ड के और सिल्वर के, और ऑल ओवर इंडिया हम गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स देख सकते हैं। और ये सब जो कॉइन्स हैं इनसे हमको उस टाइम के पॉलिटिकल इवेंट्स के बारे में, उस टाइम पर इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी थी, कोई किंगडम कितना प्रॉस्पर कर रहा था, कोई रूलर कैसा रूल कर रहा था, इससे हम उन कॉइन्स से हमको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। उसके अलावा कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स उस टाइम की जो हैं उनको मिनिएचर पेंटिंग्स से डेकोरेट किया गया। मिनिएचर पेंटिंग्स मतलब जिस तरह से हम बड़ी पेंटिंग्स देखते हैं उसको अगर काफ़ी छोटा कर दिया जाए तो उसको बोला जाता है मिनिएचर पेंटिंग। दैट इज़ सब कुछ बहुत छोटा छोटा बनाया जाता है उसमें। तो इस तरह की जो पेंटिंग्स थे वो काफ़ी उस टाइम पर पॉपुलर हुई थी, वो डेकोरेशन के लिए, दैट इज़ मैन्युस्क्रिप्ट्स को डेकोरेट करने के लिए छोटी छोटी पेंटिंग्स बनाई जाती थी। तो ये जो पेंटिंग्स थी इनसे भी हमको आर्ट और कल्चर के बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है, और इससे हमें ये भी पता चलता है कि उस टाइम पर आर्ट ऑफ पेंटिंग जो था वो किस तरह से डेवलप हुआ था। Literary sources. In the early medieval period, 8 to 13th century AD, paper was not in use in India. In this period, the material for writing included palm leaves, bark of birch tree, and animal skins. In the later medieval period, 13th to 18th century AD, paper was the chief writing material. तो जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि जो मिडिवल पीरियड है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, अर्ली मिडिवल पीरियड और लेटर मिडिवल पीरियड। तो जो अर्ली मिडिवल पीरियड था 8 से 13 सेंचुरी तक, उस टाइम पर पेपर नहीं आया था इंडिया में। तो पेपर के एब्सेंस में जो लिटरेरी सोर्सेस होते थे, दैट इज़ जो रिटन मटेरियल होता था, वो क्या होता था, तो उस टाइम राइटिंग के लिए पाम लीव्स यूज़ करते थे। दैट इज जो पाम प्लांट होता है उसकी जो लीव्स होती है वो काफ़ी बड़ी बड़ी होती है, तो उन पत्तों पे लिखा जाता था। देन बर्च ट्री की जो बाक होती है, दैट इज जो उसकी छाल होती है, उस पे लिखा जाता था, या फिर एनिमल की स्किन्स पे लिखा जाता था। तो जो एनिमल्स मर जाते थे उनकी स्किन निकाल ली जाती थी और उस स्किन को लिखने के लिए यूज़ किया जाता था। फिर जब लेटर मिडिवल पीरियड आया, दैट इज़ जो 13 सेंचुरी से 18 सेंचुरी वाला पीरियड था, उस टाइम पर पेपर इंडिया में इंट्रोड्यूस हो गया था, पेपर इंडिया में आ गया था। तो पेपर जो है उसको यूज़ किया जाने लगा राइटिंग के लिए।
Literary sources include royal autobiographies, official records, chronicles, religious texts, works of historians, and accounts of foreign travelers. The Brahmins and others continued to study the sacred books in Sanskrit, but most of the literary works were available in Arabic and Persian. अब अगर हम लिटरेरी सोर्सेज के बारे में बात करें तो लिटरेरी सोर्सेज क्या क्या थे? लिटरेरी सोर्सेज थे रॉयल ऑटोबायोग्राफीज, दैट इज जो रॉयल लोग होते थे वो खुद अपनी बायोग्राफीज लिखा करते थे कि उनकी लाइफ में कौन कौन से इवेंट्स किस तरह से हुए, तो उसको बोला जाता था रॉयल ऑटोबायोग्राफीज। तो उससे हमें काफ़ी कुछ पता चलता था। उस टाइम के जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होते थे, क्रॉनिकल्स होते थे, तो उनसे हमें काफ़ी कुछ पता चलता था किस टाइम पर क्या इवेंट हुए, किस टाइम पर क्या डिसीजंस लिए गए, किस टाइम पर क्या पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस की गई, किस टाइम पर किस तरह का ट्रेड होता था। तो उससे हमें काफ़ी कुछ पता चलता है। देन रिलीजियस टेक्स्ट, दैट इज़ जो रिलीजियस बुक्स होती है, जैसे हिंदूज़ में रामायण महाभारत है, या मुस्लिम्स में कुरान होता है, क्रिश्चियंस के लिए बाइबल होता है। तो इस तरह के जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं, इसके अलावा ये जो थी वो मेन बुक्स हैं, उसके अलावा काफ़ी कुछ रिलीजियस टेक्स्ट होता है, तो उससे हमें काफ़ी कुछ पता चलता है। फिर उसके बाद हिस्टोरियंस के वर्क्स, दैट इज़ जो हिस्टोरियंस होते हैं वो रिकॉर्ड करते हैं कि किस टाइम पर क्या इवेंट हुआ। तो जो हिस्टोरियंस की जो बुक्स होती हैं, हिस्टोरियंस के जो लिटरेरी रिकॉर्ड्स होते हैं, उनसे हमें काफ़ी कुछ पता चलता है। और जो फॉरेन ट्रैवलर्स होते हैं वो कभी अपने अकाउंट्स लिखते हैं, दैट इज़ उन्होंने कब कहाँ ट्रैवल किया और उनका एक्सपीरियंस कैसा था। जैसे आजकल आप यूट्यूब पर ट्रैवलॉग्स देखते हो, उसी तरह से उस टाइम पर फॉरेन ट्रैवलर्स के ट्रैवल रिकॉर्ड्स होते थे, जिसको बोला जाता था अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स। तो उन अकाउंट्स से हमको काफ़ी कुछ पता चलता है। और जो लैंग्वेज यूज़ की जाती थी, तो लैंग्वेज अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग यूज़ की जाती थी। जिसको जो लैंग्वेज आती थी वो उस लैंग्वेज में लिखता था। जैसे जो ब्राह्मण्स होते थे वो हमेशा संस्कृत में ही कुछ लिखते पढ़ते थे क्योंकि उन्हें संस्कृत आती थी। और जो काफ़ी दूसरे लोग थे, उन्होंने जैसे कि जो तुर्क्स आए, अफगान्स आए, मुगल्स आए, तो वो अपने साथ अपनी लैंग्वेज लेकर आए। तो बहुत सारा टेक्स्ट जो था वो अरेबिक और पर्शियन में भी होता था। रॉयल ऑटोबायोग्राफीज, फिरोज शाह तुगलक रोट हिज ऑटोबायोग्राफी कॉल्ड फुतुहत ई फिरोज शाही। बाबर रोट हिज मेमोरीज कॉल्ड तुजुके बाबरी इन टर्किश। इट इज़ एन ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर दिस पीरियड। अब अगर हम रॉयल ऑटोबायोग्राफीज़ के बारे में बात करें तो हमारे पास दो मेन ऑटोबायोग्राफीज़ हैं, एक फिरोज शाह तुगलक ने लिखी थी और दूसरी बाबर ने लिखी थी। जो फिरोज शाह तुगलक ने लिखी थी उसका नाम था फुतुहत ए फिरोज शाही, और जो बाबर ने लिखी थी उसका नाम था तुजुके बाबरी। तो जो बाबर ने लिखी थी वो टर्किश में लिखी थी। तो इससे हमें ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती है क्योंकि ये डायरेक्ट बताते हैं कि उनकी लाइफ में क्या क्या इवेंट्स हुए। तो इससे हमें बिल्कुल सही सही इन्फॉर्मेशन पता चलती है कि उस टाइम पीरियड में किस तरह के इवेंट्स हुए। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, एम्बर राजपूत चीफ्स प्रिजर्व मेनी डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग देयर करेस्पॉन्डेंस विद द मुगल रूलर्स, रॉयल प्रोक्लेमेशंस एंड रिपोर्ट्स रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर एस्टेट्स। अब अगर हम ऑफिशियल रिकॉर्ड्स की बात करें तो इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है। एम्बर राजपूत के जो चीफ्स होते थे वो जितना भी उनका कम्युनिकेशन होता था, जो रिटन कम्युनिकेशन होता था, उसको वो सब प्रिजर्व करके रखते थे, सब संभाल के रखते थे कि फ्यूचर में कभी रेफर करने के काम आएगा। तो वो अभी तक जैसे संभले हुए थे और इससे हमको काफ़ी कुछ पता चलता है क्योंकि इसमें जो उन्होंने मुग़ल रूलर्स के साथ करस्पॉन्डेंस किया उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके रॉयल प्रोक्लेमेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितनी भी रिपोर्ट्स होती थी उसके डॉक्यूमेंट्स हैं। तो इस तरह से काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स हैं जिनसे हमें इस टाइम पीरियड के बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है। क्रॉनिकल्स, Ziauddin Barani was a 14th century chronicler. He wrote a chronicle which begins with the accession of Balban and comes down to the early years of Firoz Shah Tughlaq. Abul Fazl wrote Ainai Akbari, which gives a detailed account of the administrative system of the great Mughal Emperor Akbar. Literary works like Ras Tarangini by Kalhana and the epic Prithviraj Raso
by Chandra Bardai are works of great historical importance. These works throw light on early medieval India. अब अगर हम क्रॉनिकल्स की बात करें तो 14th सेंचुरी में एक क्रॉनिकलर था ज़ियाउद्दीन बरानी. उसने अपने क्रॉनिकल्स लिखना स्टार्ट किया था जब बलबन का शासन स्टार्ट हुआ, और जब तक फिरोज शाह तुगलक का शासन चला तब तक उसने वो क्रॉनिकल्स लिखे. तो बलबन से लेकर फिरोज शाह तुगलक तक जितने भी इवेंट्स हुए वो सब जो ज़ियाउद्दीन बरानी था उसके क्रॉनिकल्स में अवेलेबल है. देन नेक्स्ट क्रॉनिकलर था अबुल फजल. अबुल फजल ने आईना अकबरी लिखा था जिसमें कि मुग़ल शासन के टाइम पर किस तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसका पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन उसने उसमें लिखा है. और इन क्रॉनिकल्स के अलावा कुछ और लिटरेरी वर्क्स हैं जैसे राजतरंगिनी जिसे कल्हाना ने लिखा था, और पृथ्वीराज रासो जिसको चंद्रबरदाई ने लिखा था. इससे भी हमें उस टाइम पीरियड के बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है. Accounts of foreign travelers. India attracted the attention of many foreign travelers. Marco Polo of Venice visited India in the 13th century. He has left an interesting account of the southern Pandya kingdom. He also visited Warangal. His work speaks highly of the merchants of Gujarat. Ibn Battuta was a native of Morocco and visited India during Muhammad bin Tughlaq's reign. Niccolo Conti, an Italian traveller who visited India in AD 1420, spoke highly of the Hindu kingdom of Vijayanagar. Archives are places where old manuscripts, documents and records are stored. अब मिडिवल पीरियड में कई सारे फॉरेन ट्रैवलर्स जो हैं वो इंडिया ट्रैवल करने आए. तो उसमें से कुछ ट्रैवलर्स जो हैं उन्होंने अपने अकाउंट्स को डॉक्यूमेंट किया. दैट इज़ उन्होंने अपने ट्रैवलॉग्स को, अपने ट्रैवल एक्सपीरियंस को नोट डाउन किया. तो उसमें से कुछ थे मार्को पोलो जो कि वेनिस से आए थे. वो 13th सेंचुरी में इंडिया आए थे और उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा सदर्न पांड्या किंगडम के बारे में. वो वारंगल भी गए थे और उन्होंने गुजरात भी विज़िट किया था, और उन्होंने गुजरात के मर्चेंट्स को काफ़ी प्रेज़ किया था अपने अकाउंट्स में. इसके अलावा इब्न बतूता जो थे वो मोरक्को के रहने वाले थे. उन्होंने इंडिया विज़िट किया था जिस टाइम पर मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था. उसके अलावा निकोलो कॉन्ती जो थे वो एक इटालियन ट्रैवलर थे और वो 1420 में इंडिया आए थे, और विजयनगर किंगडम के बारे में उन्होंने काफ़ी अच्छी बातें लिखी थी अपने अकाउंट में. और ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स, जो पुराने मैन्यूस्क्रिप्ट्स, डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स जो हैं स्टोर किए जाते हैं, उन प्लेसेस को बोला जाता है आर्काइव्स. तो अगर आपको कभी ऐसे किसी डॉक्यूमेंट्स को रेफ़र करना हो तो आपकी लाइब्रेरी में जो आर्काइव्स डिपार्टमेंट होगा वहाँ पर आप इस तरह की चीज़ें देख सकते हो. नॉट एग्जैक्टली दीज जो इसमें मेंशन है, लेकिन और दूसरी चीज़ें जो रिकॉर्ड में रखी गई हैं. एल्सवेयर. Arabia. Islam was founded by Prophet Muhammad early in the 17th century AD. His successors were known as Caliphs or Khalifas. Muhammad was succeeded by Abu Bakr in 632 AD. The Arabs became united under his leadership. Abu Bakr and his successors conquered large parts of Western Asia, Syria, Jordan, Iraq, Turkey, Persia, as well as Egypt and whole of North Africa. They crossed into Spain and then invaded southern France. The Arabs, however, were defeated in AD 732. The Islamic civilization was a prominent civilization during the medieval period. अब जब इंडिया में मिडिवल पीरियड चल रहा था तो वर्ल्ड में बाकी जगह क्या हो रहा था. तो अगर हम बात करें अरेबिया की, तो अरेबिया में जो प्रोफेट मोहम्मद थे उन्होंने 7th सेंचुरी में इस्लाम की फाउंडेशन रखी. दैट इज़ इस्लाम धर्म जो है 7th सेंचुरी एडी में इंट्रोड्यूस हुआ, और जो उनके सक्सेसर्स थे उनको बोला जाता था खलीफ या खलीफा. और जो प्रोफेट मोहम्मद थे उनको आगे उनके जो सक्सेसर थे वो थे अबू बकर.
तो अबू बकर जो थे 632 एडी में आए और उससे उन्होंने उनकी लीडरशिप में जो अरब लोग हैं वो काफ़ी यूनाइट हुए। अबू बकर और उनके जो सक्सेसर्स थे उन्होंने काफ़ी सारी जगहों को कॉन्कर किया। उन्होंने वेस्टर्न एशिया को सबसे ज़्यादा कॉन्कर किया। वहाँ पर सीरिया, जॉर्डन, इराक, टर्की, पर्शिया और इजिप्ट तक उन्होंने कॉन्कर किया। नॉर्थ अफ्रीका को भी उन्होंने कॉन्कर किया। फिर उसके बाद वो स्पेन की तरफ बढ़े। वहाँ से उन्होंने सदर्न फ्रांस की तरफ वो बढ़े। वहाँ पर वहाँ उन्होंने कॉन्कर करने की कोशिश की। लेकिन 732 एडी में उनको हार का सामना करना पड़ा और इस तरह से मिडिवल पीरियड में जो इस्लामिक सिविलाइजेशन था वो काफ़ी प्रोमिनेंट सिविलाइजेशन बन के सामने आया। Turkish invaders. By the end of the 10th century AD, Turks had risen in power in Central Asia. Mahmud of Ghazni was a Turk who invaded India 17 times between AD 1000 and AD 1025. His great desire was to loot India and carry as much wealth as possible to Ghazni. Then another sultan called Muhammad Ghori of Ghazni attacked India. His first invasion was directed against Multan in AD 1175. It were the Turks and not the Arabs who established the Muslim power in India. फिर अगर हम बात करें 10th सेंचुरी एडी की, तो 10th सेंचुरी एडी में तुर्क्स ने काफ़ी कुछ इन्वेड किया। तो तुर्क्स जो हैं वो सेंट्रल एशिया में काफ़ी पावरफुल हुए। उस टाइम पर जो रूलर था महमूद ऑफ गजनी, उसने इंडिया पे 17 टाइम्स अटैक किया था। एडी 1000 से लेकर एडी 1025, दैट इज़ वो 25 ईयर्स के पीरियड में उसने इंडिया पे कई बार अटैक किया। उसने 17 टाइम्स अटैक किया और उसका सिर्फ एक ही पर्पस होता था, इंडिया पे अटैक करना, यहाँ की वेल्थ को लूटना, जितना हो सके उतना ज़्यादा लूटना और ज़्यादा से ज़्यादा सोना, जेवरात और मनी यहाँ से लेकर जाना। उसके अलावा एक और टर्किश इन्वेडर था, वो था मोहम्मद गोरी। वो भी गजनी का ही था और उसने भी इंडिया पे अटैक किया। उसने सबसे पहले 1175 में मुल्तान में अटैक किया। तो अगर हम इंडिया की बात करें, जैसे हमने देखा कि अरब जो थे उन्होंने वेस्टर्न एशिया को काफ़ी कॉन्कर किया, लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो मुस्लिम पावर की शुरुआत हुई थी वो अरब्स ने नहीं की थी, वो तुर्क्स ने करी थी। तुर्क ने इन्वेड किया और वो अपने साथ अपना कल्चर लेकर आए। द मिडिवल यूरोप। Emperor Shalmaneser ruled from AD 771 to AD 814. He built up a vast empire which included the countries now known as France, Belgium, and parts of Germany and Italy. The Arabs had already conquered Spain and terrorized southern France. Religion dominated the life of the people during this period. At the head of the Roman Catholic Church stood the Pope. All other bishops were regarded as the representatives of the Pope. The church possessed much land and wealth. In AD 1076, the holy city of Jerusalem was conquered by the Turks. The Pope urged the rulers and people of Europe to rescue the holy city. Thus began the Crusades, Holy Wars in AD 1096. तो अगर हम यूरोप की बात करें, मिडिवल यूरोप की, तो उस टाइम पर जो एम्परर शालमनेर थे उन्होंने 771 एडी से लेकर एडी 814 तक शासन किया और उन्होंने एक वास्ट एम्पायर खड़ा किया जिसमें कई सारी कंट्रीज़ थी जिनको आज हम फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी और इटली के नाम से जानते हैं। तो फ्रांस और बेल्जियम और जर्मनी और इटली के कुछ पार्ट्स। जैसा कि हमने पहले देखा, अरब्स जो हैं उन्होंने ऑलरेडी स्पेन को कॉन्कर किया था, तो जो सदर्न फ्रांस था वो टेरराइज था, दैट इज़ वो अरब से थोड़ा डरा हुआ था।
और रिलीजन जो था इस टाइम पर लोगों की लाइफ में काफ़ी डोमिनेटिंग पार्ट था, दैट इज रिलीजन जो है वो काफ़ी डोमिनेट करता था लोगों को। दैट इज़ जो रिलीजियस पॉलिसीज़ थी लोग उसको काफ़ी जो रिलीजियस फिलोसॉफीज़ थी लोग उसमें काफ़ी बिलीव करते थे और उसके अकॉर्डिंग दे यूज टू बिहेव। तो रोमन कैथोलिक्स चर्च जो था उनके जो हेड होते थे उनको बोला जाता था पोप, और पोप के अंडर में जो पोप के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे उनको बोला जाता था बिशप्स। तो जो बिशप्स होते थे वो पोप को रिप्रेजेंट करते थे और उन्हीं के ऑर्डर्स को, उन्हीं की पॉलिसीज़ को फॉलो करते थे। और जो चर्च होता था वो काफ़ी रिच होता था, बहुत सारा लैंड और वेल्थ जो है वो चर्च के पास होता था। फिर एडी 1076 में जो तुर्क्स थे उन्होंने होली सिटी ऑफ जेरूसलम को कॉन्कर कर लिया, दैट इज़ उस पर अपना कब्जा कर लिया। तो फिर जो पोप थे उन्होंने लोगों को बोला, उन्होंने लोगों को अपील किया कि उनको अपनी होली सिटी को रेस्क्यू करना चाहिए। तो जो यूरोप के लोग थे उन्होंने अपनी होली सिटी को रेस्क्यू करने की कोशिश की, रेस्क्यू करने के लिए ट्राई किया, और इस तरह से जो होली वॉर था 1096 का वो स्टार्ट हुआ। So this was the final part of our chapter, where, when and how. If you have any doubt or query, you can ask me in the comment box below. And if you want to access the other parts of this chapter or other chapters, you can find the links in the description box below. Thank you everyone.